लड़ाई बिना हथियार के उपन्यास हिंदी में राहुल पांडे सेल्फ पब्लिश्ड बाय ऑथर इन 2019 all promoting contents screenplay and dialogues are reserved through author Mr. Rahul Pandey 2018 copyright @ Rahul Pandey 2018 पुस्तक की कल्पना के स्वयं रचयिता एवं सर्वाधिकार लेखक राहुल पांडे के पहचान पर दर्ज यह टाइटल एवं कथानक अवतरण का संपूर्ण मालिकाना हक लेखक के पक्ष में निहित है। इसकी नकल बनाना या फिर किसी भांति रूपांतरण अथवा ऑडियो वीडियो या रंगमंची रूपांतरण या कंटेंट से सिमिलर बनाकर व्यापार करना भारतीय कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत और संयुक्त राज्य अमेरिका कॉपीराइट एक्ट 1976 के मानक दंड के अनुसार दंडित किया जा सकता है। ऑल प्रमोटिंग कंटेंट्स स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स आर रिजर्व थ्रू ऑथर मिस्टर राहुल पांडे 2018। दृश्यांक 34 चीन, नॉर्थ कोरिया और जापान के मध्य युद्ध तय। उस रहस्यमयी कॉल के बाद उसी दिन के जब भारतीय समयानुसार करीब 1 बजे थे, अकस्मात जापान के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर एक न्यूज प्रसारित की जाने लगी जो कि जापान और नॉर्थ कोरिया के समुद्र तटीय सीमा से सटी एक बहुत ही पुरानी विवादित जगह से थी, जहां जापान ने लाखों जैविक और परमाणु हथियारों की तैनाती करते हुए करोड़ों की मात्रा में एयर ड्रोन तथा रोबोटिक थल सेना के साथ उसने एक जंग का भी ऐलान कर दिया था। दरअसल यह दोनों देश एक बहुत ही पुराने समुद्री रास्ते के मुद्दे पर काफी सालों से लड़ते आ रहे थे। यह वही समुद्री रास्ता था जो पूरे एशिया का एकमात्र व्यापारिक रास्ता हुआ करता था, जिसे चीन अपना मानता था, जिसके लिए वो काफी सालों से लड़ता चला आ रहा था। अपने मंत्री परिषदों के साथ प्रधानमंत्री आर्थर सिसोदिया ने जब इस न्यूज को हाल ही में देखा तो उनकी याददाश्त अचानक 5 घंटे पहले हुई वारदात पर जाकर रुकी और उस दौरान फोन पर हुई सारी बातें अचानक ही उनके जहन में बिजली की तरह कौंधने लगी। वो इस बारे में सोच ही रहे थे कि आखिर में इस बात को बताया किससे जाए। तभी अचानक उनके दिमाग में न जाने क्या आया कि उन्होंने अपनी सहायिका को फोन किया और कहा, जापान दूतावास संपर्क करो और पता करो कि अभी जो न्यूज उनके राष्ट्रीय चैनल द्वारा वायरल हो रही है उसमें कितनी सच्चाई है। उसे इतना निर्देश देने के बाद उन्होंने उससे संपर्क विच्छेद कर फिर से उसी सोच में डूबते हुए चैनल्स पर प्रसारित हो रही जापान की उस न्यूज ने और उस अजनबी के साथ कुछ समय पहले फोन पर हुई वार्तालाप ने उनकी बेचैनी को काफी बढ़ा दिया था। अब तक तो वो खुद ही समझ चुके थे कि वाकई में अगर जापान वाली बात सत्य साबित हुई तो यह सिलसिला यही नहीं रुकने वाला और यह फोन करने वाला क्या चाहता है पता नहीं, लेकिन वो जो कुछ भी चाहता है वो काफी पेचीदा भी हो सकता है। वो इन्हीं सब सोच विचारों में डूबे हुए थे कि तभी 5 मिनट ही बीते होंगे उनके रिस्ट वॉच वाले मोबाइल फोन के डिस्प्ले पर किसी की कॉल आने का संकेत हुआ और जब उन्होंने देखा तो यह उनकी असिस्टेंट का नंबर था। उन्होंने इस कॉल को ब्लूटूथ के माध्यम से उठाया और जब तक वो कुछ बोल पाते इससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, सर मैंने जापान दूतावास संपर्क किया था, यह खबर 100% सत्य है और जापान काफी मजबूत स्थिति में दिख रहा है क्योंकि उनके समर्थन में और भी कई देश खुले तौर पर उतर आए हैं और जापान ने रातों रात पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया को परमाणु और अन्य कई तरह के हथियारों के साथ घेर लिया है, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास अभी जवाब के लिए कुछ भी नहीं है। वो इतना कहकर जैसे ही शांत हुई अपनी प्रतिक्रिया में आर्थर सिसोदिया ने कहा, इस खबर से जुड़ी कोई नई बात अगर हरकत में आए तो उसकी पुष्टि कर मुझे सूचित करो। आर्थर सिसोदिया से पुनः उस असिस्टेंट ने कहा, जहाँ तक बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में चीन कोरिया का सहयोग करेगा, हालांकि अभी तक वो चुप्पी साधे हुए है कि तभी उसे बीच में ही टोकते हुए प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, हाँ वो मैं जानता हूँ, यह उन दोनों देशों का परंपरागत मसौदा है। वो उन दोनों अगर किसी भी देश से लड़ते हैं तो उन्हें एक दूसरे की मदद करनी ही होगी बिना कोई शर्त या बहाने के, क्योंकि वो इस मसौदे का हर 20 साल में नवीनीकरण करते हैं। इतना कहने के बाद वो कुछ पल को ठहरे और पुनः अपनी बात जारी रखते हुए उससे कहा, मुझे लगता है कि मुझे साइबर सेल और फोन ट्रैकिंग टीम की तत्काल जरूरत है और यह बिना किसी देरी के हो जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इतना कहते हुए उन्होंने अपनी वार्ता को विराम दिया और पुनः कुछ मंथन करते हुए कॉफी की चुस्कियां लेने लगे जो काफी समय पहले से ही उनके टेबल पर रखी हुई थी। वो अक्सर कॉफी को ठंडा करके ही पिया करते थे। उन्होंने कॉफी के जैसे ही पहली चुस्की ली होगी कि अचानक से उनके उसी मोबाइल पर किसी अज्ञात नंबर से कॉल आने लगी और फिर से उन्होंने वही प्रतिक्रिया दोहराते हुए अपनी उसी रिस्ट वॉच वाले मोबाइल के डिस्प्ले
पर कॉल एक्सेप्ट के बटन को क्लिक किया और ब्लूटूथ के माध्यम से उसे सुनने लगे। तभी दूसरी तरफ से आवाज आई, जापान का नजारा तो शायद आपने देख ही लिया होगा। मेरे वहाँ एक ही इशारे पर युद्ध छिड़ जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे गंभीरता से लिया जाए, नहीं तो मैं दोबारा लौटूंगा। तब मैं और भी बड़ा बम फोड़ूंगा जिसकी धमक आपके कान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उस व्यक्ति के मात्र इतना कहते ही कि जापान का नजारा तो आपने देख ही लिया होगा, उसी दौर से उन्होंने उस अजनबी की कॉल को टेप करना शुरू कर दिया था। उन्हें आभास हो गया था कि यह वही हो सकता है। उन्होंने उस दरमियान 2 बार अपनी नजरें यह देखने के लिए घुमाई कि रिकॉर्डिंग सही हो रही है कि नहीं, जबकि उन्हें यह भी पता था कि उसकी कॉल एक साइबर सेल टीम द्वारा भी रिकॉर्ड की जा रही है। और अब जबकि सब कुछ सही जा रहा था, तब उन्होंने उस अजनबी की बातों में थोड़ा विराम आते ही मंत्री जी ने उससे पूछा, आखिर में तुम चाहते क्या हो? मुझे तो नहीं लगता कि एक तुम ही अकेले जापानियों के मसीहा हो या फिर तुम्हारे इशारे पर ही पूरा जापान नाचता हो। मुझे तो सिर्फ इतना लगता है कि एक हिंदी बोलने वाला सरफिरा जिसके हाथ 5 घंटे पहले एक जापानी न्यूज लगती है और वो अब उस न्यूज को अपना जरिया बनाकर भारत के प्रधानमंत्री से अपनी बात मनवाना चाहता है। अब और कुछ नया है क्या तुम्हारे पास? तुम्हें यह मेरा पर्सनल नंबर मिला कहाँ से? तुम्हें पता भी है कि तुम कितनी बड़ी हिमाकत कर रहे हो? मैं तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ एक आफत का टोकरा हूँ, बस। इतना कहकर उन्होंने कॉफी के प्याले को दोबारा उठाया और चुस्की लेते हुए पीने लगे। प्रत्युत्तर में उस अजनबी ने कहा, हाँ है ना मेरे पास, आप सभी को सुनाने के लिए वैसे काफी कुछ है मेरे पास, और जब आपने हट कर ही दी है तो सोच रहा हूँ कि कुछ न कुछ सुना ही दिया जाए आपको। तो सुनो, 20 लाख लोग, एयरपोर्ट, बैंक घोटाले और लोग देश छोड़ने पर आवादा। आपको काफी कुछ सुनने को मिलेगा। यहाँ तक कि हिंदुस्तान की घड़ियां भी अब से तभी चलना शुरू होंगी जब तक मैं अपना कहना बंद नहीं कर देता और आप सुन नहीं लेते। लेकिन कुछ समय पश्चात मैं फिर फोन करूंगा और तब मैं चाहूंगा कि अगली बार मेरी बात राष्ट्रपति महोदय, राज्यपाल, उपराज्यपाल, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के उच्च पदाधीश के साथ हो। और हाँ, आपने कहा था कि मैं क्या चाहता हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो चाहता हूँ वो अकेले आपके बस की नहीं। इसलिए मैं चाहूंगा कि बात उन सबके सामने ही हो तो अच्छा रहेगा। मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं बार बार आप लोगों के पीछे भागता रहूं। मुझे लगा कि मेरा यह छोटा सा काम आप ही कर देंगे, इसलिए मैंने आपको टारगेट किया और मैं इस बात से पूरी तरह विश्वस्त हूं कि आप इन सभी को इकट्ठा करने में जल्द से जल्द मेरी मदद करेंगे। इसलिए यह काम मैंने आपको सौंपा है, वरना हमें और भी तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने के। लेकिन तब क्या होगा देश में? अगर मैं एक आम आदमी के नजरिए से देखूं तो उस हालात की कल्पना मैं खुद भी नहीं कर सकता कि वो पल ही शायद बहुत दुखदाई हो। फिलहाल तो मैं आपकी दुखती रग पर हाथ रख ही देता। इतना कहने के बाद उसने स्वयं को मंत्री जी से संपर्क विच्छेद कर लिया, जबकि मंत्री जी अभी भी उससे कुछ कहना चाहते थे। उस व्यक्ति की तरफ से फोन जैसे ही डिस्कनेक्ट हुआ, उन्होंने देखा कि सामने उनकी असिस्टेंट रूही विप्स खड़ी हुई थी, जो तकरीबन 1 घंटा पहले ही वहां से गई थी। वो कुछ बाहरी लोगों के साथ मंत्री जी की तरफ को बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने उनके करीब जाकर देखा तो वो किसी गहन चिंतन में खोए हुए थे। उसने एक मध्यम स्वर में उन्हें आवाज देते हुए कहा, सर मैं माफी चाहती हूँ, वो मैं जरा रास्ते में ही थी जब आपका फोन आ रहा था। सब कुछ ठीक तो है ना? इतना कहकर वो रुकी और अपने साथ लाए उन सभी आदमियों की तरफ को इशारा करते हुए पुनः कहना जारी रखा, ये साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं। उसने मात्र इतना कहा ही होगा कि आर्थव ने एक लंबी गहरी सांस के साथ धीरे से कहा, शुक्र है इंडिया में कुछ चीजों की सर्विस तो फास्ट हुई। अब इनसे कहो कि अभी अभी मेरे पर्सनल नंबर पर किसी सरफिरे का 20 सेकंड पहले ही कॉल आया था, उसे ट्रेस करें। इतना कहकर वो अपनी असिस्टेंट रूही विप्स की तरफ को मुड़े और बोले, अरे हाँ, जरा राष्ट्रपति महोदय जी को फोन लगाओ, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। उनकी मौजूदगी, मेरा मतलब है कि अभी वो कहाँ मिल सकते हैं, ये पता करो या फिर उन्हें इमरजेंसी कहकर यहाँ बुलाओ। कैसे भी करके उनसे मेरा मिलना बेहद जरूरी है। श्रोताओं से करवद्ध निवेदन है कि लेखक की कला निधानता, क्रियान्वता व उनके श्रम तथा प्रस्तुतिकरण को आपके समक्ष प्रस्तुत करने में की गई तकनीकी संगोष्ठी द्वारा परिश्रम को नजरअंदाज न करते हुए चलचित्र के बखान में अपनी सुझाव दें व सराहनीय कार्य का मूल्यांकन करते हुए उसे पसंद भी करें। उसी क्रम में सूचकांक के चिन्हित बटन को भी दबाएं। परिणामतः लेखक की प्रत्येक रचना समय दर समय क्रमबद्ध, सुव्यवस्थित एवं तार्किक ढंग से श्रोताओं तक पहुंचती रहेगी। अपनी उदारता दिखाएं। धन्यवाद।